नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने घोषणा की है कि उनके प्रत्येक Su-30 MKI स्क्वाड्रन के पास अब ऐसे Su-30 MKI जेट्स हैं जो हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस A सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। अभी तक भारतीय वायुसेना ने 12 Su-30 MKI स्क्वाड्रन के साथ हर स्क्वाड्रन में कम से कम एक ब्रह्मोस A से सक्षम फाइटर जेट को तैनात किया। हालांकि जल्द ही अब ये संख्या बढ़कर 2 तक पहुंचने की उम्मीद है और प्रति स्क्वाड्रन 4 ऐसे फाइटर जेट्स होंगे जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होंगे। शुरू में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI की 40 यूनिटों को ब्रह्मोस A एयर लॉन्च मिसाइल से लैस करने की योजना बनाई, लेकिन अब आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ये संख्या बढ़कर करीबन 60 से 70 यूनिटों तक पहुंच जाएगी, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो मारक क्षमता है वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी और एयर लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस A मिसाइल अत्यधिक शक्तिशाली भी साबित होगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स हल्की और छोटी ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को शामिल करने की भी योजना बना रही है, जिनमें कि ब्रह्मोस A के विपरीत इन मिसाइलों को किसी भी फाइटर जेट पर लगाया जाएगा, जिसके लिए इनके फ्यूजलाज को मजबूत करने की जरूरत नहीं होगी और भारतीय वायुसेना के बेड़े में सभी लड़ाकू जेट्स के साथ ये मिसाइल लगाई जाएगी, क्योंकि ब्रह्मोस NG मिसाइल दोस्तों वो इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट क्षमता को बढ़ाएगी। इसके अलावा ये मिसाइल एक वर्सेटाइल मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अलग अलग ऑपरेशंस में किया जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने आज एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया है जो कि अग्नि-1 मिसाइल का है। भारत ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और ये मिसाइल दोस्तों एक प्रूवन सिस्टम है जो कि अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सक्षम है। कहा जा रहा है कि इस प्रशिक्षण लॉन्च ने मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक मान्य किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि ब्रह्मोस NG मिसाइल को लेकर ही आ रही है। दरअसल दोस्तों DRDO मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे और हल्के संस्करण ब्रह्मोस NG को बना रहा है। ब्रह्मोस NG को मैक 2.8 की जबरदस्त गति से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है और इसे MiG-29, मिराज 2000 और तेजस जैसे हल्के फाइटर जेट में एकीकृत किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि मिसाइल को 2024 के अंत तक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM कॉन्फ़िगरेशन में इसके परीक्षण किए जाएंगे और इनका उत्पादन अगले 3 से 4 सालों में शुरू हो जाएगा। यही नहीं दोस्तों, ब्रह्मोस NG को भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स में भी लगाए जाने की बात कही जा रही है, जो कि भारत की नेवल वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाएगा और ये जो मिसाइल होगी इसकी रेंज 290 किलोमीटर और स्पीड मैक 3.5 होगी। यही नहीं दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ब्रह्मोस NG को अलग अलग नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य तरीकों से भी विकसित किया जा रहा है। DRDO बकायदा इसके लिए एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल संस्करण को भी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स अपनी टॉर्पीडो ट्यूब से इन्हें लॉन्च कर सकती हैं। भारतीय नौसेना के छोटे युद्धपोतों पर भी इसका एंटी शिप मिसाइल जो संस्करण है उसे लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए 12 अतिरिक्त सुखोई 30 MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए 12,000 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल करने के लिए तैयार है। HAL की तरफ से कहा गया कि अगले वर्ष के भीतर ये सौदा किया जाएगा, क्योंकि ये जो विमान है दोस्तों वो एट्रिशन रिप्लेसमेंट के रूप में काम करेंगे। दरअसल दोस्तों सुखोई 30 MKI की जो प्रोडक्शन लाइन है यानी कि उत्पादन लाइन है वो 2021 से बेकार पड़ी है और HAL का लक्ष्य है इस अनुबंध के माध्यम से इसे रिवाइव करना। HAL ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए लाइसेंस उत्पादन समझौते के तहत 2021 तक 222 विमानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब ये जो उत्पादन लाइन है वो निष्क्रिय है। दोस्तों HAL के पास सालाना 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है और मार्च 2020 तक कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 272 Su-30 MKI विमान सफलतापूर्वक वितरित किए और हर सुखोई 30 MKI का निर्माण HAL के द्वारा रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक लाइसेंस समझौते के तहत प्रति विमान $70.3 मिलियन की लागत से किया जाता है और सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति रही है। 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए अतिरिक्त अनुबंध भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के बेड़े को मजबूत करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत का HAL और अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक अब एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जो तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए नए F414 INS-6 इंजन के उत्पादन और परीक्षण का समर्थन करने के लिए यानी कि सपोर्ट करने के लिए बुनियादी ढांचे का जो विकास करना है उसके रास्ते को मजबूत करेगा। आपको अब मैं बता दूं कि इस जेट इंजन को जो कि F414 इंजन है उसे स्थानीय रूप से असेंबल करने वाला भारत पहला देश नहीं है। बाकायदा दोस्तों दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा टेकविन ने भी KF-X विमानों के लिए F414
जेट इंजन बनाने के लिए जीई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण कोरिया की हनवा एरोस्पेस ने F414 एरो इंजन बनाने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 2026 तक 100 इंजन बनाना है, जिसमें कि केवल दोस्तों 30 से 40% जो कंपोनेंट्स हैं इंजन के वो स्थानीय रूप से निर्मित किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत के केस में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जो परसेंटेज है स्थानीय स्तर पर कंपोनेंट्स का वो 75% तक हो जाएगा, जो कि दक्षिण कोरिया के साथ केवल 30 से 40% तक है। क्योंकि दोस्तों भारत एक बड़ी संख्या में इंजनों को तैयार करेगा, जो कि तेजस मार्क 2, टेड-बीएफ और एएमसी मार्क 1 पर लगेंगे, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक को एक बड़ा बिजनेस भी देता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चीन और भारत ने एक बार फिर से प्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता शुरू की है और इस दौरान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के अन्य पॉइंट्स में सैनिकों के पीछे हटाने के प्रस्ताव पर खुले और साफ तरीके से चर्चा हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि शांति और सद्भाव की बहाली द्विपक्षीय संबंधों के लिए अनुकूल स्थिति तैयार करने में मदद करेगी और इस उद्देश्य के लिए दोनों पक्ष जल्द से जल्द अगले दौर की सैन्य वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। ये बैठक भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्यक्षेत्र तंत्र ढांचे के तहत हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि दोनों देश 19वें दौर की वरिष्ठ कमांडर स्तर की बैठक जल्द ही आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना मालाबार 2023 एक्सरसाइज में भाग लेगी, जिसमें कि भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, P8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियां हिस्सा लेंगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा 11 से 22 अगस्त के बीच। बता दें कि इस नेवल ड्रिल का जो मेन फोकस है वो रहेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान कर्नाटक के चामराजनगर में क्रैश हो गया। राहत की बात यह है कि पायलट सुरक्षित है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके ट्रेनिंग विमान किरण के क्रैश होने की खबर दी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का एक किरण प्रशिक्षण विमान अपनी नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान कर्नाटक के चामराजनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विमान में सवार दोनों चालक दल सुरक्षित बाहर निकल गए। फिलहाल हादसे के कारणों का पता तो लगाया जा रहा है, साथ ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख ने घोषणा की है कि पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत नवंबर 2023 तक फुल ऑपरेशनल क्षमता को हासिल कर लेगा। ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। दोस्तों एक बार पूरी तरीके से चालू हो जाने के बाद INS विक्रांत भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेगा। साथ ही ये क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण को भी सक्षम करेगा और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने की अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। कैरियर की तैनाती भारत को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने, मानवीय मिशनों का संचालन करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों का समर्थन करने में बढ़त प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद करते हुए कहा कि 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीनों के अंदर उन्होंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय भारत नेपाल संबंधों के लिए हिट यानी कि हाईवे और ट्रांसवे फॉर्मूला दिया था। पीएम ने कहा कि आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों में चर्चा की, जिसमें कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा क्षेत्र। इसके अलावा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। इससे हमने आने वाले 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से रेलवे के कुर्थला बिजलापुर खंड की ई योजना का अनावरण भी किया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक भारतीय रेल कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यही नहीं, इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच पूर्वी चंपारण अमलेखागंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में G20 प्रोग्राम में शिरकत न करके भारत को धोखा देने वाले सऊदी अरब और मिस्र अब चीन से घातक हथियार खरीदने जा रहे हैं। चीन ने तो खुलकर G20 कार्यक्रम का विरोध किया था। चीनी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और मिस्र अब अमेरिका से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए चीन से घातक हथियार खरीदने की बातचीत कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये देश चीन से फाइटर जेट से लेकर घातक ड्रोन तक खरीदने पर बातचीत कर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज इस समय चीन की हथियार निर्माता कंपनी नोरिंको के साथ हथियार की खरीद को लेकर बातचीत कर रही है। जिन हथियारों को लेकर सौदे किए जा सकते हैं उनमें स्काई स्कोर FX-80 UAV, आत्मघाती ड्रोन और कम दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच HQ-17A शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों आपको पता चल चुका है कि चाइना से फाइटर जेट मिस्र खरीदने वाला है और J-10C फाइटर जेट मिस्र खरीदेगा और पाकिस्तान को भी यही फाइटर जेट्स मिले हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सैटेलाइट्स की तस्वीरों से पता चला है कि चाइना ने 2020 से LAC के पास एयरफील्ड्स में बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। उसने अपनी सेना के लिए बड़े स्तर के ऑपरेशन चलाने के लिए और कुछ क्षेत्रों में भारत से मुकाबला करने की क्षमता पैदा कर दी है। 2020 में LAC पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से चाइना ने क्षेत्र में काफी बदलाव किया। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि चीन ने सैनिकों को तेजी से तैनात करने और आक्रामक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर हेलीपैड्स, रेलवे सुविधाएं, हवाई क्षेत्र, मिसाइल बेस, सड़कों और पुलों का विस्तार किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक होतान, नागरिगुंसा, लहासा से ली गई प्लैनेट्स लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है। तस्वीरें दिखाती है कि चीन ने नए रनवे का निर्माण करके इन सुविधाओं का विस्तार किया। लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए मजबूत शेल्टर बनाए गए हैं और नए ऑपरेशनल भवनों का निर्माण किया गया है। ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक मैसिव बिल्डअप चाइना LAC के पास कर रहा है, तो मुकाबला भारत को भी दोस्तों उसी तरीके से करना होगा और अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।